हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। आइए शुरुआत करते हैं कुरुक्षेत्र की। और आज कुरुक्षेत्र में हमारे साथ कोई राजनीतिक मेहमान नहीं है। हमारे साथ केवल वो लोग हैं जो इस चुनाव को जमीन पर मौजूद रहकर देख रहे हैं, कवर कर रहे हैं और पढ़ रहे हैं। हमारे रिपोर्टर्स मौजूद हैं। पवन नारा इस वक्त साउथ 24 परगना में मौजूद हैं, बरईपुर वेस्ट में। अमित पालेट डायमंड हार्बर में है। डायमंड हार्बर ये अभिषेक बनर्जी का इलाका है। और हुगली के तारकेश्वर में मनीष भट्टाचार्य मौजूद हैं। हम इन तीनों से आज जो 31 सीटों पर मतदान हुआ है उसका क्या ट्रेंड इन्होंने पढ़ा वो हम समझने की कोशिश करेंगे। और एक ओवरऑल पिक्चर जो दिखाई दे रही है वो क्या कहती है ये आपको बताएंगे हमारे स्टूडियो में मौजूद चुनाव विश्लेषक सोफोलॉजिस्ट सज्जन कुमार सिंह। बंगाल में लेकिन आज हिंसा भी हुई और बहुत सारी खबरें आई। सबसे पहले आपको साउथ 24 परगना के कैनिंग का हाल दिखाते हैं। बीजेपी के पोलिंग एजेंट को मारा पीटा गया। आरोप है कि मार मार कर पैर तोड़ दिए गए। यह कहा जा रहा है कि मुस्लिम बहुल कैनिंग इलाके में हिंदू वोटर से मारपीट की गई, उन्हें वोट देने से रोका गया। वहीं दूसरी ओर से भी आरोप लगाए गए हैं। पोलिंग बूथ पर मारपीट की खबर मिलते ही हमारे संवाददाता पवन नारा मौके पर पहुंचे और लोगों से बात की और सारी तस्वीर साफ हो गई। इस वक्त हम कैनिंग पश्चिम विधानसभा में हैं और यहाँ बहुत से लोग सड़क पर आए हैं और इनमें बुजुर्ग महिलाएं भी हैं। मारा है उन्होंने। हाँ। कितने लोगों को वोट नहीं देने दे रहे? बहुत लोग है, बहुत लोग है। हाँ, 50। बोलो ए बाबा झमेला होते सब वोट टोट दीची जाए ना बाबा। ना कौन नहीं देने दे रहा है? वही मावरान मोहरम से टीम से वोट दिচ্ছে না। मोहरम से कौन है? टीम से नेता टीएमसी বলাছি আমাকে যাওয়াছি আমাকে বলাছি আমাকে পুলিশ পার দেওয়াছি পুলিশ আমাকে ফিরছে মারাছি। अच्छा কাজ আছে पोलिंग सेंटर सुनो पोलिंग सेंटर पे फोर्स नहीं है क्या? পুলিশ নেই সেটা থাকাতে আমার মারা বাংলা চুপ। तो यहाँ कोई बात नहीं। यहाँ इस बात पे विवाद है कि देखिए ये बहुत सारे लोग हैं। वोट दिया आपने? आदमी को कल इतना पिटाया, पूरा 2 टांग तोड़ दिया। वो आदमी यहाँ रख दिया, उसका घर में नहीं जा रहा। वोट दे पाए? वोट दिया है। अभी हुआ है सर, अभी हुआ है, अभी वोट हुआ है, अभी वोट लपड़ा हुआ वहाँ पे। अच्छा तो यहाँ बहुत से लोग ऐसे हैं, वहाँ भी हैं बहुत से लोग जो कह रहे हैं। जरा पूछते हैं। हम यहाँ गुजर रहे थे इस विधानसभा से, हमें कहा गया वोट नहीं देने। आपने वोट दिया? वोट दिया? जो ये कह रहे हैं कि वोट नहीं देने दे रहे हैं सही कह रहे हैं? जो कह रहे हैं कि वोट नहीं देने दे रहे हैं सही कह रहे हैं? আমাদের ভোট দিতে দিচ্ছে না, একদম ভোট দিতে দিচ্ছে না। दीजिए ना। না कौन रोक रहा है? ওই টিএমসি लोग। तो फोर्स नहीं है कोई? वोट हो रहा है, वहीं पर है। फोर्स इधर नहीं आ रहा है, ये तो बाहर में कर रहे हैं। में नहीं जा पा रहे? ना बाहर बैठे बाहर में ही झमेला पका रहा है। ভেঙে যাচ্ছে मेरे बंदूकेर बाड़ी भाई एकदम খুঁচে দিচ্ছে। দেখুন ये यहाँ पर स्थिति ये है कि दोनों पाँव पर चोट लगी है। ये मेरे को भी दिखा के लाया है। कब हुआ ये? रात 12 बजे। रात 12 बजे। क्या कह के किसने पीटा और क्यों पीटा? नाम बोल बे। हैं? टीएमसी का आदमी है। क्या बोला? क्या बोला कि बूथ एजेंट नहीं रहने के लिए। नहीं रहना, बूथ पे नहीं आना। नहीं। कौन सा गांव है? नहीं है। तो ये आप गांव का नाम देख सकते हैं। इनके पाँव में अभी भी खून निकला हुआ है। रात को 12 बजे की बात है। ये सब लोग वो है जो कह रहे हैं कि वोट नहीं दे पाए। और इनमें एक बहुत बुजुर्ग महिला भी है जो शायद बंगाली से ज्यादा हिंदी नहीं बोलना चाहती। हम इस रास्ते से गुजर रहे थे, इन्होंने हमारी गाड़ी रोकी और बताया। लेकिन फिलहाल यहाँ पर हमारे पास भी फोर्स नहीं है। कुछ सीआरपीएफ या कहीं पैरामिलिट्री के जवान पोलिंग बूथ पर जरूर हैं, लेकिन वो यहाँ तक नहीं आ पा रहे। तो ये आपको याद होगा पिछले चरण का जब मतदान हुआ था तब भी इंडिया टीवी के कैमरे पर ऐसे बहुत सारे लोगों की बात हमने आपको सुनवाई थी जो ये आरोप लगा रहे थे कि उनको वोट देने से रोका जा रहा है, दूसरे पक्ष वाले उनको वोट देने नहीं दे रहे हैं। और यही पवन नारा के कैमरे ने भी देखा। पवन जरा एक बार आप तफसील से बताइए, लोगों ने जो आपको बताया कितना बड़ा मामला था ये, और वो कौन लोग थे जो इन गांव वालों को वोट डालने नहीं देना चाहते थे? क्या बोल रहे?
सौरभ, ये जो लोग आरोप लगा रहे हैं वो कह रहे हैं कि टीएमसी के गुंडे हैं जो वोट डालने नहीं देना चाह रहे हैं। इस रिपोर्ट में अगर आप आगे का हिस्सा देखेंगे तो हम पोलिंग बूथ गए, वहां पे क्यूआरटी थी, उसको इन्फॉर्म किया, और जब क्यूआरटी के लोग या पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान और वेस्ट बंगाल पुलिस के जवान आए तो वो बदमाश खेतों में भागते हुए नजर आए। ये संख्या लगभग 200 से 250 वोटर की थी, और सिर्फ इतना ही नहीं था, जो पोलिंग एजेंट से बाहर एक पार्टी का कार्यकर्ता बैठता है वोटिंग लिस्ट के साथ, उसको भी वहां से मार के भगा दिया गया था, जिसके बाद ये पूरा विवाद हुआ। जब हम वहां पहुंचे, क्यूआरटी टीम को इन्फॉर्म किया, तब उन्होंने इस रास्ते पर मार्च किया जहां इन लोगों को रोका गया था, और तब ये वोट दे पाए। यानी इस 24 परगना में आज के वोटिंग ट्रेंड में जो 3 सबसे बड़े शब्द थे, तनाव, दबाव और हिंसा, ये स्पष्ट दिखाई दिया। वोटिंग लाइन में जब हमने बहुत से लोगों से बात की तो बहुत से लोग बिल्कुल भी बोलने के लिए तैयार नहीं, ना मुद्दे को लेकर, ना पार्टी को लेकर, ना उनकी समस्याओं को लेकर। कहते देखेंगे देखेंगे, लेकिन बहुत से लोग तिलक लगा के आए एकदम चटक रंग में। मैंने उनसे पूछा, कहते ये हमारी आस्था का विषय है, हम आपको इतना ही बता सकते हैं। तो कुल मिलाकर ग्राउंड पर स्थिति यह है कि जो वोटर हमें पहले 2 फेज में वोकल दिखाई दिए थे, खुल के बात कर रहे थे, वो यहां नहीं था। यहां वो एक नारा याद आता है जो 2019 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया था, चुपे चाप कमल छाप। अब हम ये नहीं कह सकते वो कमल छाप है कि नहीं, लेकिन वोट जरूर चुपे चाप है। ठीक है, नहीं, और जो आपने बताया कि लोग खुल के नहीं बोल रहे हैं, हमने आपकी रिपोर्ट में भी देखा, एक व्यक्ति बोलना चाह रहा था, लेकिन उसके साथ जो और लोग थे वो शायद डर रहे थे कि ये कैमरे पे खुल के ना बोले, तो उसको पीछे से रोका भी जा रहा था। और मारपीट जहां होती है, बताया गया रात को आकर के गुंडों ने किसी शख्स के पैर तोड़ दिए, तो ऐसे में लोगों के मन में एक डर आना लाजमी बात है। सज्जन, लेकिन 91 सीटों पर चुनाव हो चुका है पश्चिम बंगाल के अंदर। ये जो 31 सीटें आज वोट में गई हैं, यहां के आपको 4 मुख्य पॉइंट अगर हम बताना चाहें तो ये टीएमसी का गढ़ माना जाता है। 2016 में और 2019 दोनों में स्वीप किया था। मोदी लहर में भी इस इलाके में ममता बनर्जी ने स्वीप किया था। अभिषेक बनर्जी का इलाका डायमंड हार्बर इसी पर आता है। अम्फान तूफान से सबसे ज्यादा प्रभावित इलाके इन्हीं 31 सीटों के अंदर हैं। और सबसे बड़ी बात ममता बनर्जी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, फुरफुरा शरीफ, उसका असर भी इसी फेज के अंदर सबसे ज्यादा देखने को मिला था। तो ममता बनर्जी के लिए मजबूत गढ़, लेकिन पिच थोड़ी खराब कर दी फुरफुरा शरीफ ने। आपका क्या एनालिसिस है इनको लेकर? देखिए, इसमें जो 31 सीट हैं, जैसा आपने सही बोला कि ये टीएमसी का सबसे मजबूत गढ़ है। कारण ये है कि 1998 से 2011 के में जब वो सरकार में आई, इस बीच में तृणमूल का संगठन अगर सबसे ज़्यादा कहीं पे एस्टेब्लिश हुआ वो इसी एरिया में हुआ था। और कारण यही है कि यहाँ पे टीएमसी का बिल्कुल दबदबा रहा है। और 2019 में भी कई एक सीट पे ये 30-30, 35-35 हज़ार मतलब कि के अंतर से बीजेपी से इन्होंने लीड ली थी। तो एक ट्रेंड था। लेकिन इस बार अगर आप देखें, जिस तरह का वायलेंस हो रहा है, जिस तरह का सब कुछ हो रहा है, और जो हमने अपने ग्राउंड स्टडी में भी पाया कि कायदे से इस फेज में तृणमूल की अगर कहीं वापसी होने की संभावना थी तो नैरेटिव ये आना था कि तृणमूल ये फेज स्वीप कर रही है। लेकिन वास्तविकता ये है कि तृणमूल का जो सबसे मजबूत गढ़ है, इसमें मतलब कि परिवर्तन का लहर तो नहीं है, लेकिन परिवर्तन की जो लहर है कि जो सेंटीमेंट है वो तृणमूल के जो लोग हैं उससे थोड़ा ज़्यादा है। कारण ये है कि देखिए, जो भय का जो माहौल है वो पूरे बंगाल में रूलिंग पार्टी के तरफ से ज़्यादा एस्टेब्लिश किया जाता है। लेकिन ये सबसे बड़ा गढ़ है क्योंकि जैसे आपने युवा कांग्रेस में जो जितने भी एंटी सोशल एलिमेंट है, जितने भी एलिमेंट जो बदनाम एलिमेंट है, उनमें से कुछ टिकट भी पाए हुए हैं, वो सबसे ज़्यादा आपको इसी एरिया में खासकर साउथ 24 परगना में मिलेंगे। युवा कांग्रेस के नेता अभिषेक बनर्जी हैं, तो इस कारण से वहाँ पे लाजमी है कि एक बहुत ही बड़ा ये होगा। लेकिन दूसरी बात ये है कि साउथ 24 परगना में दलित पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है, और उसके अलावा बाकी जो हिंदू बंगालीज हैं, तो क्लियरली आप देखेंगे कि हिंदू और मुस्लिम लाइन पे ये वोटिंग इस बार हो रही है। ये वाला ये फेज भी आपको लगता है रिलीजियस पोलराइजेशन की तरफ बढ़ा? बिल्कुल, बहुत ही स्ट्रांग, और खासकर दलित पॉपुलेशन जो है, चाहे आप साउथ 24 परगना में चले जाएं, चाहे आप हुगली आरामबाग वगैरह की तरफ चले जाएं, ये बहुत ज्यादा है। आपने आरामबाग का नाम लिया तो वहां से भी एक रिपोर्ट हमारे पास है। बहरहाल सज्जन का इस फेज को लेकर एनालिसिस ये है कि इस चरण को तृणमूल कांग्रेस को स्वीप करना चाहिए था, यहां वो इतनी मजबूत है, लेकिन उन्हें लगता है कि यहां भी एज बीजेपी के पास है इस बार। हुगली के आरामबाग की हाई प्रोफाइल सीट पर टीएमसी और बीजेपी के समर्थक आपस में भिड़ गए और झड़प हो गई। दोनों तरफ से लाठी डंडे निकाले गए और यहां टीएमसी की उम्मीदवार सुजाता मंडल खान मौजूद थी। उनका आरोप है कि बीजेपी कार्यकर्ताओं ने तृणमूल को वोट देने वाले लोगों को मारा पीटा। जवाब में बीजेपी समर्थकों ने टीएमसी उम्मीदवार पर धांधली का आरोप लगाया।
आरामबाग के अरांडी इलाका में टीएमसी कैंडिडेट सुजाता मंडल जैसे ही पहुंची, यहां पर हंगामा शुरू हो गया। स्थानीय कैंडिडेट हैं टीएमसी की तरफ से, लोगों का आरोप है कि वो बूथ पर आई क्यों, और उसके बाद हंगामा इतना ज़्यादा होगा कि पथराव शुरू हो गया। आसपास के गांव के तमाम लोग आ गए। देखिए यहाँ पर एक घर है जहाँ पर महिला है, यहाँ पर जब सुजाता मंडल आई तो यहाँ पथराव शुरू हुआ, जिसके बाद ये घायल हो गई हैं। इनका कहना है कि सुजाता मंडल ने यहाँ पर आकर बदसलूकी की है, इन लोगों से मारापीटी की है। क्या हुआ था, कैसे चोट लगी आपको? কোদালে কেমনি করে লেগেছে, চোট কি হয়েছে পুরো বলো। ওই ফিকে দিয়েছে আমার দিকে। ওইখানে সুজাতারই লোক ওইখানে করে সঙ্গে করে এসেছিল। এসেছিল কি হলো? ওই ভোট দিতে যাচ্ছিল, সে সঙ্গে করে তাকে নিয়ে এসেছিল সুজাতাকে। হ্যাঁ, নিয়ে যেতে যেই আর ওইখানে তো লেগে গেল মারপিট সব। ওই খেলা হবে করি। আর আমি ঘর থেকে বেরিয়ে দেখছি না আমার কোদাল নিয়ে যাচ্ছে। আমি আমার কোদাল রাখো আমি বলে যাচ্ছি। আর যে ওই যে 19-টাকে যা গেছে কোদালটাকে তো ফিকে দিয়েছে। আর ফিকে দিতে একবার দিই আর 5টাকে নিয়ে ফিরে মারতে যাচ্ছে ওদিকে। এবার আমাকে মেরেছে, এখানে 2-3 জনকে মেরেছে। তাদের মাথায় ঢিলি ফিকেছে, তাদের এইসব মাথা ফেটে গেছে। আমার স্বামী এখানে বসে ভয়ে ঘর ধুয়ে গেছে। সুজাতা মন্ডল ওই যে গালাগালি পাচ্ছে ওখানটাতে দাঁড়িয়ে। হ্যাঁ ওই তো বলছে জোচ্চুই ছেলে এরকম ভাবে বলছে। सुजाता मंडल यहाँ पर आई हैं और जब लोग वोट देने जा रहे थे तो उनको वोट देने दिया नहीं जा रहा था। यही वजह है कि लोगों ने पथराव करना शुरू कर दिया। जिस घर में हंगामा हुआ है वहाँ जो लोग मौजूद हैं उनसे हम बात करते हैं। हुआ क्या आखिरकार, हंगामा क्यों हुआ, सुजाता मंडल से नाराजगी आपकी क्या रही, क्यों पथराव शुरू हो गया? ও এখানে আসছিল, এসে বাড়িতে ভোটের জন্য বলতে আসছিল। এসে নানা রকম উল্টোপাল্টা কথাবার্তা, নানা রকম মানে গালাগালি, উল্টোপাল্টা গালাগালি, নানা রকম বিষয় নিয়ে নানা রকম মানুষকে মানে একদম উল্টোপাল্টা ভাষা বলেছেন সুজাতা মণ্ডল। তারপরে খেলা হবে বারবার कह रही थी। এমনকি এইটাও বলেছেন যে বারবার ধরে উনি বলে গেছেন খেলা হবে। আসলে এই খেলাটা কি ধরনের কি খেলা, এইটাই কি খেলা? আমি বলতে চাইছি এইটাই কি খেলা? এই মারধর কাটাকাটি এইটাই কি সুজাতা মণ্ডলের খেলা? যদি আপনার মনে হয় যে এইটাই খেলা তো আপনি এইভাবে করে কি এসেছিল, কি কিসের জন্য এসেছিল? এখানে আসছিল বুথেতে, উনি প্রার্থী দাঁড়িয়েছিলেন, উনি বুথেতে আসছিলেন, কিন্তু এখানে যে আসছিল সেটা তো আমরা বুঝতে পারছি না কিসের জন্য আসছিলেন। নিশ্চয়ই আপনি বুঝতে পারছেন যে এখানে উনি খেলাই করতে আসছিলেন, এটা দেখে বুঝতে পারা যাচ্ছে। लोगों का कहना है कि वो यहाँ से कैंडिडेट हैं, लेकिन बतौर कैंडिडेट बूथ में आने की ज़रूरत क्या है और यहाँ पर आकर प्रोवोक करने की ज़रूरत क्या है। जब वो यहाँ पर पहुंची तो लोगों का कहना है कि वो कह रही थी कि खेला किस तरीके का होगा। जब लोगों ने पूछना शुरू किया तो उन्होंने बदसलूकी करना शुरू कर दिया और हंगामा इतना ज़्यादा बढ़ गया कि पथराव शुरू हो गया। इस घर से उन्होंने डंडा वगैरह उठाया और उसके बाद यहाँ पर इन लोगों को पीटना शुरू कर दिया। यहां पर लेकिन आरोप दोनों तरफ से लगाया गया है। सुजाता मंडल खान जो कि यहां से कैंडिडेट हैं, मनीष, उनका कहना यह है कि उनके वोटर्स को डराया धमकाया जा रहा था दूसरी तरफ के लोगों से। आपने जिन लोगों से बात की वो उसके बिल्कुल उल्टा आरोप लगा रहे थे। देखिए बिल्कुल सुजाता मंडल सुबह से ही घूम रही थी, तमाम जगहों पर जा रही थी। ये जिस जगह पर हंगामा हुआ इसका थोड़ा बैकग्राउंड मैं सौरभ बताऊं। ये गोघाट के पास का इलाका है। गोघाट और पुशरा यही हुगली की 2 ऐसी जगह हैं जहां पर बीजेपी को 2016 के चुनावों में थोड़ी बहुत ज़रूर बढ़त मिली थी और इसी वजह से यहाँ पर बीजेपी के तमाम समर्थक भी यहाँ पर माने जाते हैं। बहरहाल सुजाता मंडल जिस वक्त वहाँ पर गई, वहाँ पर पहले तो सुजाता मंडल घूम के लोगों के घरों पर जा रही थी। लोगों के सामने उनके जो समर्थक थे वो खेला होबे का नारा लगा रहे थे और जैसे ही जब खेला होबे का नारा लगा तो लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया कि इस जगह पर खेला होबे का नारा लगाने की जरूरत नहीं है। आप प्रार्थी हैं, आप कैंडिडेट हैं, लेकिन बूथ के पास मत आइए, किसी तरीके की हंगामेबाजी नारेबाजी ना करिए। दूसरी कॉलोनी से जो टीएमसी के समर्थक थे, इन दोनों की जब झड़प शुरू हुई तो टीएमसी के समर्थक आए, पथराव करना शुरू किया, मारना पीटना शुरू किया और उसके बाद तमाम महिलाएं जो थी वो यहाँ पर घायल हो गई। उसके बाद सुजाता मंडल भी यहाँ से निकल पड़ी। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम में सुजाता मंडल के जो पीएसओ थे वो भी घायल हुए हैं पथराव में। सुजाता मंडल ने ये जरूर आरोप लगाया है कि जब वो जा रही थी तो उन पर हमला हुआ, लेकिन लोगों का ये कहना है कि वो प्रोवोक कर रही थी और इसी वजह से हंगामा शुरू हुआ है। अच्छा ठीक है, एक कमेंट इस पर सज्जन आपका हम देना चाहते हैं। जिस तरीके से लोग आरोप लगा रहे हैं और लाठी डंडे निकाल कर आएगा, जब कैंडिडेट वहां सामने हो, आपको लगता है कि टीएमसी की जितनी मजबूती रही है ये पहले कभी मुमकिन था या पहले कभी होता है कि लोग इतना खुल करके अपने गुस्सा दिखाएं?
नहीं, बिल्कुल ये अपने आप में एक बहुत बड़ा परिवर्तन है। खासकर बंगाल की जो पॉलिटिकल कल्चर है उसमें मतलब चुनाव के दिन एक तो वायलेंस जो हो रहा है और उसके बाद लोग बिल्कुल कैमरे के सामने बोल रहे हैं। ये अपने आप में दिखाता है कि देखिए जो रूलिंग पार्टी का जो एक इंस्ट्रूमेंट रहा है कि डर के द्वारा आप वोट जो है या तो रोक दे या रीक कर ले, वो इस बार अगर आप कंप्लीटली ख़त्म नहीं कर पा रहे हैं तो पब्लिक खुद उसको रेसिस्ट कर रही है। सीआरपीएफ नहीं है लेकिन फिर भी आप देखिए झड़प हो रही है, लोग कैमरे के सामने बोल रहे हैं। तो ये बंगाल के पॉलिटिकल कल्चर में एक बहुत बड़ा परिवर्तन है कि इस बार रूलिंग पार्टी को कहीं ना कहीं अपनी जो डोमिनेंस है उसको मेंटेन करने में काफ़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। और आरामबाग का घटना और साउथ 24 परगना का घटना ये अपने आप में इंडिकेट करता है। अच्छा, अब जरा डायमंड हार्बर की बात कर लेते हैं। यहां भी छुटपुट हिंसा हुई है लेकिन कुल मिलाकर मतदान शांतिपूर्ण तरीके से हुआ। पोलिंग बूथ पर लंबी कतारें दिखी। हमारे सहयोगी अमित पालित हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बात करेंगे। पहले उन्हीं की एक रिपोर्ट देखते हैं। जिस बूथ पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ, इस बूथ पर अब से थोड़ी देर पहले ही जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं विधान पारू आए थे और उस दौरान उनके ऊपर जब जैसे यहाँ से बाहर निकले तो कुछ उनके ऊपर पत्थर फेंका गया तो यहाँ से निकले। तो उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा टेंस माहौल बना, जिसके बाद यहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्सेस के लोगों को और बढ़ाया गया है। लेकिन उसके बाद आप देख सकते हैं कि बहुत ही आराम से यहाँ पर लोग वोटिंग कर रहे हैं और अच्छी खासी परसेंटेज है इसमें महिलाओं की भी। देखिए महिलाओं की भी इतनी लंबी कतार है जितनी लंबी कतार आपको यहाँ पर पुरुषों की नजर आ रही है। কি বলবো বলুন তো, কিছু তো বলার মতন নেই। नहीं कि না না সিম্পল এই তো মানে না কিচ্ছু বলার। আচ্ছা ভোটটা আপনারা কি দেখে দেখছেন, মানে মানে উন্নয়ন ভাবছেন, কি ভাবছেন, মাথায় কি আছে ভোটে? মাথায় ভালোই আছে। উন্নয়ন চাইছেন, কি চাইছেন? এটা দেখাই যাক না দিদি আছে কি করে। कहना कि देखते हैं दीदी आके क्या करती हैं। আপনার কি নাম? সোমা পাল। আচ্ছা আপনি কি ভেবে ভোটটা করছেন? উন্নয়নের কথা ভেবেই ভোট দিচ্ছি, যাতে ভালোভাবে শান্তিতে সবাই থাকতে পারি, মা বোনেরা ভাই বোনেরা সবাই শান্তিতে থাকতে পারি। हम लोग इसलिए वोट कर रहे हैं ताकि हम शांति से रह सकें और उन्नति तो हो। तो परिवर्तन देखছেন নাকি এলাকা? ওটা নিয়ে কথা বলতে চাই না এখন। परिवर्तन को लेकर बात नहीं करना है इनको। अपना डायमंड हार्बर अभिषेक बनर्जी का गढ़, यहां से वो सांसद हैं। अमित, कुछ आज यहां झिझक दिखी लेकिन लोगों में अपनी प्रेफरेंस बताने को लेकर? देखिए सौरभ, आपको बता दें कि आज हमने 3 विधानसभा क्षेत्र हमने किए हैं, जिसमें आपका सबसे पहले विष्णुपुर था, फिर फौलता था, उसके बाद डायमंड हार्बर था और तीनों ही डायमंड हार्बर लोकसभा क्षेत्र के बीच में पड़ता है और यहाँ से अभिषेक बनर्जी सांसद है, जैसा आपने बताया। विष्णुपुर में कुछ चीज़ें ऐसी सामने आई हैं जिसमें देखने को मिला कि जो यहाँ के कुछ इलाके हैं, यहाँ पर 100 बूथ नंबर 139 में हम लोग गए थे, जो यहाँ पर एक इलाका पड़ता है। बूथ के पास कुछ जो टीएमसी के लोग थे, उन्होंने यहाँ पर पोलिंग जो एजेंट थे उनको काम करने नहीं दिया, उनको घुसने नहीं दिया। इस तरह की कुछ चीज़ें सामने आई थी विष्णुपुर में। और एक जगह पे आपने देखा ही होगा किस तरह से 123 नंबर बूथ पर एक पानकुआ इलाका है, जहाँ पर एक महिला को एक वीडियो वायरल हुआ जब एक महिला को जबरदस्ती कहा जा रहा था कि आप टीएमसी को वोट डालिए, लेकिन वो तैयार नहीं थी। तो इस इलाके में रहा। और जब हम फौलता गए तो फौलता में जैसा कि आपने रिपोर्ट में हमने दिखाया कि वहां पर जो विधायक जो उम्मीदवार हैं वो पहुंचे थे, उन पर हमला हुआ था। और डायमंड हार्बर में कुछ ऐसा नजर नहीं आया। डायमंड हार्बर लगभग काफी शांतिपूर्ण रहा। ये इलाका जो है अभिषेक बनर्जी का है। लोगों से हमारी जो बातचीत हुई है उसमें एक बात बिल्कुल साफ आ रही है कि यहाँ पर पोलराइजेशन नहीं हुआ है। पोलराइजेशन नहीं हुआ इसका मतलब है कि जो मुस्लिम है वो बटा नहीं है। दूसरी बात है जो हिंदू वोटर्स हैं यहाँ पर, उसकी भी अच्छी खासी जो परसेंटेज है वो टीएमसी के साथ ही है, जो पहले भी रही थी। और हाँ, जो सीपीएम के साथ जो रहे थे उसमें जरूर बिखराव हुआ है। जैसे कि जो फौलता के यहाँ पर बीजेपी के कैंडिडेट हैं विधान पारुई, वो पिछली बार यानी 2016 में सीपीएम के कैंडिडेट थे। 38% उन्होंने वोट लिया था और इस बार वो बीजेपी के कैंडिडेट है। तो एक शिफ्टिंग हुई है सीपीएम के जो वोटर्स। लेकिन आपका मानना यह है कि ओवरऑल जो ट्रेंड दिखाई दे रहा है पोलराइजेशन का, डायमंड हार्बर में उतना हावी नहीं दिखाई दिया। उसकी एक वजह वहां से अभिषेक बनर्जी का उनकी मौजूदगी होना भी हो सकता है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभा में ममता बनर्जी के मुस्लिम वोट बैंक को लेकर बहुत खुलकर बात की। आपको सुनाते हैं उनकी बात। आप वैसे तो चुनाव आयोग को गालियां देती रहती हैं, सुबह शाम एक ही बात करती रहती है, लेकिन जो बात आप बोल रही है, अगर हमने कहा होता कि सारे हिंदू एकजुट हो जाओ, बीजेपी को वोट दो, तो दीदी ये इलेक्शन कमीशन हमें 8-10 नोटिस भेज देता। अरे इतना ही नहीं, सारे अखबार देश के पहले पेज पर भरे पड़े होते और दुनिया भर के एडिटोरियल लिख करके हमारे बाल नोच लिए होते। दीदी, मुझे पता नहीं है कि आपको चुनाव आयोग ने
नोटिस भेजा है या नहीं, लेकिन आपकी ये बात साफ बताती है कि आप जिनके भरोसे चुनाव के मैदान में थी, वे भी अब आपसे चले गए हैं और आप पब्लिकली उनको कह रही हो मुसलमानों एक हो जाओ, मुसलमानों एक हो जाओ, मुसलमानों एक हो जाओ। प्रधानमंत्री ने आज कहा कि मुस्लिम वोट बैंक भी छिटक चुका है ममता बनर्जी का। फुरफुरा शरीफ जहां से पीरजादा सिद्दीकी, अब्बास सिद्दीकी चुनाव लड़ रहे हैं लेफ्ट और कांग्रेस के साथ मिलके, उनकी भी 6-7 सीटें इन 31 सीटों में थीं। उनका क्या असर है ममता बनर्जी के मुस्लिम वोट में? क्या वो सेंधमारी कर रहे हैं? पवन, आपने फुरफुरा शरीफ भी देखा है और आज जमीन पर आपने वोटर का मूड भी देखा, क्या आप क्या कह सकते हैं? सौरव, कहने के लिए फुरफुरा शरीफ हुगली में है, लेकिन फुरफुरा शरीफ का सबसे ज्यादा प्रभाव अगर कहीं है तो दक्षिण 24 परगना में है। जहां तक वोटर्स की बात है, वोटर साइलेंट थे और आपको टीएमसी की तरफ फोकस नजर आएंगे, लेकिन कई बार हमें संकेत पढ़ने होते हैं। टीएमसी के कई स्थानीय दबंग यहां फुरफुरा शरीफ के पीरजादा के खिलाफ आज सड़क पर धरने पर बैठ गए, क्योंकि फुरफुरा शरीफ के पीरजादा के समर्थकों और टीएमसी के समर्थकों के बीच टकराव हुआ। यानी स्पष्ट है, जो टीएमसी सिर्फ बीजेपी से टकराव करती नजर आती थी, वो अगर आईएसएफ सेकुलर फ्रंट के कैंडिडेट्स के इलाके में टकराव कर रही है, धरना दे रही है और कह रही है कि आईएसएफ गलत कर रहा है, तो ये माना जा सकता है कि आईएसएफ या कहे फुरफुरा शरीफ का असर है और कुछ वोट विभाजित हो रहा है। हालांकि जिन इलाकों में हम गए वहां हमें इस तरह वोट विभाजन शायद उतना नहीं दिखाई दिया, लेकिन हां, इनकार नहीं किया जा सकता क्योंकि फुरफुरा शरीफ के प्रभाव का यही इलाका है। 26 सीटों पर फुरफुरा शरीफ के कैंडिडेट इंडिविजुअल आईएसएफ के बैनर के तले हैं और जिनमें से 6 सीटों पर आज मतदान हुआ है। और भले ही फुरफुरा शरीफ आज के दिन बहुत सारी सीटें जीतने की स्थिति में ना हो, या कहें कि गठबंधन कांग्रेस लेफ्ट और फुरफुरा का गठबंधन सीटें जीतने की स्थिति में ना हो, लेकिन जिस तरह का समर्थन फुरफुरा के लिए है, अगर ये सचमुच वोट में तब्दील होता है तो भले ही उनके कैंडिडेट की जमानत जब्त हो जाए, लेकिन इस फाइट को अगर वो ट्रायंगुलर बना पाते हैं तो जरूर ममता दीदी को नुकसान होगा। हमें ये नहीं भूलना चाहिए। पवन, इस पर जरा सज्जन का रिएक्शन ले ले। क्या फुरफुरा शरीफ की वजह से मुस्लिम वोट बैंक ममता बनर्जी का वो बट रहा है? देखिए, ये वोट जो बट रहा है वो 2 स्तर पे बट रहा है। एक तो परसेप्शन, धारणा में आप देखें तो मतलब कि फुरफुरा शरीफ के पीरजादा अब्बास सिद्दीकी के आने के कारण ये बात सब लोग मानने लगे हैं, मुस्लिम भी मानने लगे हैं कि हाँ, मुस्लिम का वोट जो है बट रहा है। रियलिटी में बहुत ज़्यादा नहीं बट रहा है। रियलिटी में जो है, जो युवा हैं वो काफ़ी ज़्यादा इनके साथ हैं, तो वो काफ़ी ज़्यादा शोर जरूर करते हैं, वो दिखते हैं, लेकिन बट नहीं रहा है। लेकिन इसका सबसे बड़ा नुकसान तृणमूल को जो हो रहा है वो ये हो रहा है कि धारणा में ये बात बन गई है कि हिंदू तो बीजेपी के पीछे चला गया है, लेकिन जो मुसलमान है वो बट गया है। इससे क्या हो रहा है कि टीएमसी का जो मोमेंटम है वो नहीं बन पा रहा है, और इस तरीके से अब्बास सिद्दीकी भले ही मुसलमानों का बहुत ज्यादा वोट सही में नहीं बांट पाए, लेकिन धारणा में उन्होंने मुस्लिम वोट को स्प्लिट कर दिया। चलिए, ठीक है। ये हमने अभी बंगाल की बात की है, आइए अब जरा बाकी राज्यों की बात कर लें। तमिलनाडु का रुख करते हैं। तमिलनाडु में आज 65% से ज्यादा मतदान हुआ। हमारे संवाददाता टी राघवन चेन्नई से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हम राघवन से बात करेंगे। उससे पहले आपको कानीमोरी की तस्वीर दिखाते हैं, जो आज पीपीई किट पहनकर वोट डालने के लिए पहुंची थी। आप तस्वीरों में देखिए कानीमोरी, स्वर्गीय करुणानिधि की बेटी और स्टालिन, जो कि आज मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हैं, उनकी बहन है, खुद भी सांसद हैं और ये खुद कोरोना पॉजिटिव है, उन्हें कोरोना हुआ है और इस वजह से वो कई जगहों पर ऐसी व्यवस्था है कि आप पोस्टल बैलेट से दे सकते हैं अपना मतदान, शायद वहां पर इंतजाम ना हो पाया उनके लिए, तो वो पीपीई किट पहनकर वोट डालने के लिए पहुंची। अपना वोट वो लेकिन जाया नहीं होने देना चाहती थी इस बीमारी के बावजूद। हालांकि तमिलनाडु में वोट प्रतिशत बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत एंथुजियास्टिक वोटिंग ऐसा नहीं है कि तमिलनाडु के अंदर हुई है। अब इसके क्या मायने निकाले जाए कि एक आम धारणा है ज्यादा वोट मतलब परिवर्तन का वोट, तो वो कम से कम तमिलनाडु में देखने को नहीं मिला। टी राघवन के पास हम चलते हैं। राघवन, आपसे हम दोनों राज्य समझना चाहते हैं, तमिलनाडु और केरल, दोनों जगह आज वोटिंग खत्म हो चुकी है। तमिलनाडु क्या परिवर्तन की ओर बढ़ रहा है?
जी देखिए सौरभ, जो 65% का आंकड़ा आपने बताया ये 5 बजे तक का फिगर है और 2 घंटा और है। अगर 7 बजे तक की हम बात कर लें तो उम्मीद कर रहे हैं कि 2016 में जिस तरह से 74-74.5% मतदान हुआ था, तकरीबन वही मतदान होगा। और इस बार कोरोना है, आपको ये ध्यान रखना होगा। आपने कड़ी मुड़ी की बात की, 6 से 7 बजे का टाइम जो है वो कोरोना पेशेंट्स जो कोरोना पॉजिटिव हैं उनके लिए मतदान का समय है। इसीलिए हमने देखा कि कड़ी मुड़ी जो है वो PPE किट पहन कर पहुंची है। जहाँ तक मैं आज चेन्नई में था, इससे पहले मैंने कई सारे डिस्ट्रिक्ट को कवर किया सौरभ, और जहां पर भी हम जा रहे हैं एक मोटा मोटी मूड जो नजर आ रहा है वोटर्स में, वो ये साफ साफ कह रहे हैं कि पलनीस्वामी की गवर्नमेंट से उनको कोई शिकायत नहीं है। 4 साल के काम से भी वो खुश हैं, लेकिन चूंकि ये सरकार 10 साल चल चुकी है 2011 से 2021 तक, इसीलिए अब वो बदलाव की तरफ देख रहे हैं। और ये हमें 10 में से 7 लोग ऐसा बताते हुए चल रहे हैं। और दूसरी बड़ी बात ये भी देखने को मिल रही है जमीन पर कि जिस तरह से गठबंधन हुआ है बीजेपी और AIADMK के बीच में, बीजेपी को उसका फायदा होता हुआ बहुत साफ साफ दिख रहा है सौरभ। सीटों में कितना बदलेगा ये पता नहीं, लेकिन वोट शेयर बहुत ज्यादा बढ़ता हुआ दिख रहा है तमिलनाडु में बीजेपी का, ये भी पहली बार होगा। लेकिन AIADMK को इसका नुकसान होता हुआ दिख रहा है सौरभ, क्योंकि जो अल्पसंख्यक समुदायों का वोट है तकरीबन 12% तमिलनाडु में, वो AIADMK से 2019 में भी दूर चला गया था इस गठबंधन की वजह से, और वो ट्रेंड अभी भी ऐसा लग रहा है कि कायम है इन विधानसभा चुनाव में भी। अब केरल की बात कर लें तो वहां पर कांग्रेस कमजोर हो गई है, ये हमने पहले भी देखा जब हम चुनाव प्रचार कर रहे हैं। जी बोलिए राघवन जी। मैं ये कह रहा था कि कांग्रेस वहां कमजोर हो गई है, चुनाव प्रचार के दौरान भी देखा गया था, और आज जब हमने वहां पर वोटर से बात करने की कोशिश की, तमाम लोगों से बात की, तब भी ये साफ समझ में आ रहा है कि वहां पर कांग्रेस कमजोर हुई है और उसका फायदा सत्तारूढ़ LDF को दिख रहा है। और इस बार इतिहास बन जाएगा अगर LDF एक बार फिर सरकार बनाने में वहां कामयाब हो जाती है। और इस कमजोरी का फायदा वहां बीजेपी को भी मिलता हुआ दिख रहा है। बड़े बड़े कैंडिडेट बीजेपी ने वहां पर उतारे हैं। 3 ऐसी सीटें हैं जहां पर होप कर रहे हैं कि नेमम में पहले से ही उनका MLA है और राजगोपाल इस बार स्वास्थ्य कारणों के चलते वो नहीं लड़ पाए। कुम्मनम राजशेखरन को गवर्नर पद से रिजाइन करवाकर यहां पर नेमम में बीजेपी ने कैंडिडेट बनाया। उसके अलावा 2 और सीटें मंजेश्वर और पालक्काड जहां पर मेट्रोमैन ई श्रीधरन लड़ रहे हैं। ये 3 सीटों पर बहुत ज्यादा होपफुल है बीजेपी की, 1 से 3 हो जाएगी। लेकिन कोशिश जो है वो ये है कि इनरोड्स किया जा सके तमिलनाडु और केरल दोनों में, ताकि 2026 के चुनाव में एक फॉर्मिडेबल फोर्स बनकर बीजेपी इन दोनों राज्यों में उभरे। राघवन, इन दोनों राज्यों में क्या भारतीय जनता पार्टी एक प्लेयर के तौर पर एस्टैब्लिश भी हो पाएगी उन चुनावों में, ये सवाल है। माफ कीजिएगा सज्जन। देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी की जो एंट्री है, अगर पूरे इंडिया में एक ट्रेंड देखें जहां इनका पहले से जर नहीं रहा है, तो आप देखेंगे कि रीजनल पार्टी या बाकी अपोजिशन पार्टी से ज़्यादा ये उन मतलब राज्यों में ज़्यादा इनको सफलता मिल रही है जहां पे कांग्रेस जो है वो एक बड़ी प्लेयर रही है और वो ग्राउंड सीड कर रही है। अभी आपने तेलंगाना में देखा, वो ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपैलिटी के इलेक्शन में देखा, जो TRS है या जो ये MIM मीम की जो पार्टी है, उन्होंने थोड़ा बहुत तो लूज किया लेकिन लगभग अपना डोमिनेंस वो मेंटेन रखा। ये जो पूरा का पूरा जो मामला है, ये कांग्रेस जो है अपना ग्राउंड सीट कर रही है और वहां बीजेपी एंट्री कर रही है। केरला में देखिए 5 साल में जो सरकार पलटने की परंपरा थी, कांग्रेस का चांस होना चाहिए था, राहुल गांधी वहां पे हैं, लेकिन आप वहां पे भी देखेंगे इस बार लेफ्ट के आने का चांस है और बीजेपी का भी कहीं ना कहीं वोट परसेंटेज और थोड़ा बहुत सीट जो है वो बढ़ने की पूरी उम्मीद है। तो आप उस तरीके से अगर देखें तो बीजेपी हर उस राज्य में बहुत तेजी से बढ़ रही है जहां उनकी मौजूदगी पहले से नहीं हो, चाहे वो त्रिपुरा हो, चाहे वो केरला में भी हो और आगे तेलंगाना हो, जहां पे कांग्रेस जो है अपने सांगठनिक कमजोरी के कारण, नेतृत्व के प्रॉब्लम के कारण ग्राउंड सीट कर रही है। ठीक है, अब उस राज्य की बात करते हैं। इस राज्य में भी उम्मीदें हैं कांग्रेस पार्टी को। कांग्रेस पार्टी का प्रचार अभियान कुछ पिछले दिनों में तेजी भी पकड़ता दिखाई दिया। असम 82% वोटिंग हुई है, आखिरी फेज था यहां मतदान का। विजय लक्ष्मी हमारे साथ जुड़ी हुई है, गुवाहाटी में मौजूद हैं और शायद ही कोई बड़ा नेता होगा असम का जिनसे विजय लक्ष्मी ने बात नहीं की, चाहे वो सर्बानंद सोनोवाल मुख्यमंत्री हो, हेमंत विश्व शर्मा हो या फिर AIUDF की बदरुद्दीन अजमल हो। तो आपने कई हफ्ते बिता लिए विजय लक्ष्मी असम में, अब चुनाव पूरा हो चुका है, क्या हवा लग रही है आपको? देखिए सौरभ, ये पहली बार है आसाम में कि जो चुनाव है उसका आधार जो है वो धर्म लग रहा है, वरना आसाम एक ऐसा राज्य है जहां पर आइडेंटिफिकेशन का आधार जो है वो भाषा होती है, लिंग्विस्टिक आधार पर लोग अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं, या तो असमीज या बांग्ला स्पीकिंग, इस तरह से आइडेंटिफिकेशन होता है। लेकिन इस बार जहां भी हम गए, हम अपर आसाम से लेकर के लोअर आसाम, मिडिल आसाम, तमाम इलाकों में घूमे, लेकिन अगर आप हिंदू वोटर्स से बात करो तो साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी की बात वो करते हुए नजर आते हैं। भारतीय जनता पार्टी की बात इसलिए करते हुए नजर
नजर आते हैं। रोड की बात जो है कि रोड बहुत डेवलप किया भारतीय जनता पार्टी ने। 10 में से 7 वोटर्स या 7 लोग हमें ऐसे जरूर मिले जिन्होंने रोड्स की बात की कि रोड्स का डेवलपमेंट हुआ। हालांकि एक शिकायत जरूर काफी सारे लोगों ने की कि रूरल एरियाज में उतना डेवलपमेंट नहीं हुआ जितना अर्बन एरियाज में डेवलपमेंट हुआ। लेकिन माइनॉरिटी वोटर्स की अगर मैं बात करूं तो साफ तौर पर कांग्रेस और महाजोत की बात जो है माइनॉरिटी वोटर्स करते हैं और वो उनकी पसंद जो है वो बोलते हैं कि कांग्रेस और AIUDF को वो वोट देने जा रहे हैं। तो एक जो डिस्टिंक्शन है या एक जो अलग करता है 2021 के चुनाव को पिछले चुनावों से, वो है कि भाषा आधार नहीं है इस बार लोगों के वोट देने का या किसी को चुनने का या ना चुनने का या अपने इश्यूज को चुनने का। इस बार का आधार जो है वो ज्यादातर मुझे दिखा धर्म। CA एक बड़ा इशू जरूर है। बांग्ला भाषी हिंदूज जो है वो CA का सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन बांग्ला भाषी जो मुस्लिम्स हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं। अपर आसाम का जो इलाका है वहां पर CA को लेकर के बड़ा विरोध तो हुआ, लेकिन जब हमने लोगों से बात की तो लोग डेवलपमेंट की भी बात करते हैं। उनके लिए CA एक मुद्दा है, लेकिन उसके साथ साथ मुद्दा ये भी है कि विकास कौन कर रहा है और आगे किससे उम्मीद लगाई जा सकती है। इसके अलावा बेरोजगारी और महंगाई एक बड़ा इशू मुझे दिखा ज्यादातर वोटर्स के साथ। लेकिन जब बात की जाए, जब उनसे पूछा जाए कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में महंगाई बढ़ गई है या बेरोजगारी है, इस पर क्या आप उन्हें दोबारा से चुनेंगे, तो ज्यादातर वोटर्स कहते हैं कि 5 साल जो है वो दोबारा से देना चाहेंगे। लेकिन वो उनके लिए इशू जरूर है बेरोजगारी और महंगाई कि वहां 5 साल बीजेपी की सरकार से काम से कमोबेश लोग जो है कुछ हद तक संतुष्ट हैं। और इसके अलावा CAA का मुद्दा जितना कांग्रेस पार्टी चाहती थी कि इन चुनावों में बड़ा बने, उतना शायद बन नहीं पाया। सज्जन, देखिए, असम में एक बात स्थिति, कांग्रेस और जो अलायंस है उनकी स्थिति अच्छी होगी, लेकिन वो मतलब कि मेजॉरिटी मार्क्स तक नहीं पहुंच पाएंगे। बीजेपी की सीटें थोड़ी कम होगी, लेकिन फिर वो कारण यह है कि एक सांगठनिक भी उनकी मजबूती है। और जैसा इन्होंने बिल्कुल सही बोला, CA का मुद्दा है, लेकिन वो चुनावी मुद्दा नहीं है। वहाँ पे रोड एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो आपको बताएंगे। और उसके अलावा बाकी आप देखें तो जो मुस्लिम और जो अहोम कम्युनिटी है, उनके अलावा बाकी जितनी भी इंडिजिनस ट्राइब है, बोडो हो, मिसिंग्स हो, बाकी कशारी हो, ये सब हो, और उसके अलावा जो जनरल एसमिस हिंदू हो, उनके बीच में बीजेपी को लेके एक सॉफ्ट कॉर्नर है कि कहीं ना कहीं ये पार्टी जो है सबको साथ में लेके चल रही है। तो असम में कांग्रेस की स्थिति मजबूत होगी, लेकिन अच्छा, मेरे 2 सवाल हैं आपसे, समय क्योंकि कम रह गया। आप कह रहे हैं कि बीजेपी को मेजॉरिटी में आ जाना चाहिए, भले उसकी सीटें थोड़ी कम हो सकती हैं। तो ये बताइए कि ये माना जा रहा था कि महाजोत गठबंधन होने से, AIUDF और कांग्रेस के साथ आने से माइनॉरिटी वोट पूरी तरीके से उनके पास जाएगा, लेकिन क्या इसका कोई रिवर्स फायदा भी बीजेपी को पहुंचा है इस पोलराइजेशन का? बिल्कुल पहुंचा है। माइनॉरिटी वोट के कंसोलिडेशन से क्या है कि 2016 में बहुत सारी सीटें, मतलब लगभग 15 से 20 सीट जो वो लूज किए थे, वो कांग्रेस और UDF जीत जाएंगे। लेकिन इसको घाटा सीधा उन्हें अपर ब्रह्मपुत्र वैली में हुआ है, जो कि आपको आप देख ले तो ये शिव सागर से लेके उधर तिनसुकिया, डिब्रूगढ़, उधर लखीमपुर से लेके तेजपुर तक का जो इलाका है, और मंगलदोई का इलाका है, जो कि अहोम जो एसमीज कल्चर का, खिलौंजिया जो सन ऑफ द सोइल सेंटिमेंट, जहां पे NTCA सेंटिमेंट था। अलायंस के कारण क्या हो गया है कि जो कांग्रेस को एक मौका मिला था कि CA पे बीजेपी को घेरने का, उन्होंने परसेप्शन में UDF से अलायंस करके वो मौका खो दिया है। क्योंकि UDF की पार्टी की जो भी पॉलिसी और परसेप्शन अपर असम में ये है कि ये पार्टी जो है इलीगल इमिग्रेंट्स को एनकरेज करती है। ठीक है जी। तो ये थी आज के पांचों राज्यों के चुनाव की ग्राउंड रिपोर्ट और हमारे एक्सपर्ट का एनालिसिस। लेकिन चुनाव में हिंसा के बीच कई धमाकेदार खबरें भी आज आई हैं, तो आइए चलते हैं पंकज भार्गव और सुरभि शर्मा के पास, देखते हैं चुनाव धमाका। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।